नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के उस एक दिन की जिसने भारत की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लासी के युद्ध की। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो एक कॉर्पोरेट साजिश थी जिसने एक व्यापारिक कंपनी को हिंदुस्तान का मालिक बना दिया। मशहूर इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने क्या खूब कहा है कि इस एक दिन के साथ ही भारत का मध्ययुगीन काल खत्म हो गया और आधुनिक काल शुरू हुआ। मतलब ये सिर्फ तारीखों का बदलना नहीं था, ये एक पूरा युग था जो खत्म हो रहा था और एक नए औपनिवेशिक युग की शुरुआत हो रही थी। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो आधुनिक भारतीय इतिहास की समझ सच पूछिए तो यहीं से शुरू होती है। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को परत दर परत समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। हम देखेंगे कि बंगाल कैसे एक बारूद के ढेर में तब्दील हो गया, फिर वो कौन सी चिंगारियां थीं जिनसे आग भड़की, कैसे एक बहुत बड़े विश्वासघात ने सारा खेल पलट दिया, लड़ाई के दिन असल में हुआ क्या था और कैसे इस एक घटना के बाद भारत की दौलत की लूट का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। तो बात है 18वीं सदी के मध्य की। मुगल साम्राज्य अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था और उसका सबसे अमीर सूबा बंगाल सत्ता के खेल का एक बड़ा अखाड़ा बन चुका था। एक तरफ थे बंगाल के नए नवेले नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी गिद्ध जैसी नजरें बंगाल की दौलत पर गड़ी हुई थीं। जरा सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कोई सरकार नहीं थी, बल्कि आज के दौर की किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह थी। फर्क बस इतना था कि उसके पास अपनी प्राइवेट आर्मी थी। उनका एक ही मकसद था, मुनाफा। और इस मुनाफे के लिए वो किसी भी हाल में भारत के सबसे अमीर प्रांत पर अपना कंट्रोल चाहते थे। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी वजहें थी, वो कौन सी चिंगारियां थी जिन्होंने नवाब और कंपनी को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया और इतनी बड़ी आग भड़का दी। चलिए देखते हैं। देखिए, झगड़े की एक बहुत बड़ी वजह थी दस्तक का गलत इस्तेमाल। अब ये दस्तक क्या था, समझिए। ये एक तरह का फ्री ट्रेड पास था जो कंपनी को मिला था। लेकिन हुआ ये कि कंपनी के अधिकारी इसे अपने पर्सनल बिजनेस के लिए यूज करने लगे। इसका नतीजा, कंपनी को तो जबरदस्त फायदा हो रहा था, लेकिन नवाब का खजाना वो खाली होता जा रहा था। और ये सीधे सीधे नवाब की सत्ता को एक खुली चुनौती थी। ये जो घटनाएं थी ना, ये बहुत तेजी से घटी। अप्रैल 1756 में सिराज नवाब बना। कुछ ही महीनों में कंपनी ने नवाब के खिलाफ जाकर कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी। जवाब में नवाब ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया और यहीं पर ब्लैक होल की घटना हुई। फिर जनवरी 1757 में क्लाइव ने कलकत्ता वापस जीत लिया और जून आते आते दोनों सेनाएं प्लासी के मैदान में आमने सामने थी। ब्लैक होल की घटना, जिसमें कहा जाता है कि कलकत्ता के फोर्ट विलियम की एक छोटी सी कोठरी में दम घुटने से कई ब्रिटिश कैदियों की मौत हो गई। इस घटना को कंपनी ने एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल किया। मतलब ब्रिटेन में लोगों की भावनाओं को भड़काने और अपनी फौजी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए ये एक बहुत बड़ा बहाना बन गया। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां असली लड़ाई लड़ी गई। और ये लड़ाई मैदान जंग में नहीं, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे लड़ी गई। ये कहानी तोपों की नहीं, बल्कि साजिशों और धोखे की है। रॉबर्ट क्लाइव बहुत चालाक था। वो जानता था कि मैदान में नवाब की इतनी बड़ी सेना को हराना लगभग नामुमकिन है, तो उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। लड़ाई जीतने के बजाय उसने नवाब के ही खिलाफ एक बगावत खड़ी करने की सोची। प्लान था एक तख्ता पलट। और इस साजिश के किरदार भी बड़े दिलचस्प थे। हर कोई अपने अपने लालच से इस खेल में शामिल था। एक तरफ था रॉबर्ट क्लाइव, जिसे कंपनी का दबदबा बनाना था। फिर था मीर जाफर, नवाब का अपना सेनापति, जिसे बंगाल की गद्दी का सपना दिखाया गया था। और शायद सबसे जरूरी, जगत सेठ, उस दौर के सबसे अमीर बैंकर, जो इस पूरे ऑपरेशन को फाइनेंस कर रहे थे। मतलब साजिश की पूरी फंडिंग यहीं से हो रही थी। उस समय के एक फ्रांसीसी अफसर जीन लॉ ने लिखा भी है कि प्लासी की लड़ाई की असली नींव कलकत्ता में नहीं, बल्कि नवाब की राजधानी मुर्शिदाबाद में रखी गई थी। और इस रास्ते पर अंग्रेजों को लाने वाले जगत सेठ ही थे। इससे पता चलता है कि साजिश की जड़ें कितनी गहरी थीं। और फिर आखिरकार वो दिन आया, 23 जून 1757। प्लासी के मैदान में जो हुआ उसे इतिहासकार युद्ध कम और एक पहले से तय किया गया नाटक ज्यादा मानते हैं। एक ऐसा नाटक जहां सबसे बड़ा हथियार था विश्वासघात। जरा एक नजर मैदान पर ताकतों के आंकड़ों पर डालिए। नवाब के पास थे करीब 50,000 सैनिक
और क्लाइव के पास सिर्फ 3000। है ना अजीब? मतलब कागज पर तो ये सिराजुद्दौला के लिए एक बहुत ही आसान जीत होनी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास हमेशा सीधा सीधा नहीं चलता। युद्ध के दिन हुआ क्या? अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई, जिससे नवाब की सेना का ज्यादातर बारूद गीला हो गया और किसी काम का नहीं रहा। लेकिन असली खेल तो कुछ और था। जब लड़ाई का सबसे अहम वक्त आया तो नवाब की सेना का सबसे बड़ा हिस्सा, जो मीर जाफर और राय दुर्लभ के अंडर में था, वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। उन्होंने लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। ये धोखा था, साफ साफ धोखा। और नतीजा? आंकड़े पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर देते हैं। नवाब की सेना के लगभग 50,000 सैनिक मारे गए, जबकि अंग्रेजों के सिर्फ 29। ये संख्याएं चीख चीख कर कहती हैं कि ये कोई बराबरी का युद्ध था ही नहीं, ये तो एक फिक्स मैच की तरह था। युद्ध के फौरन बाद बंगाल की किस्मत पर ताला लग गया। ये किसी नए शासन की नहीं, बल्कि एक ऐसी लूट की शुरुआत थी जिसे बंगाल ने पहले कभी नहीं देखा था। साजिश के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया, लेकिन वो सिर्फ एक कठपुतली था। असली ताकत तो क्लाइव और कंपनी के हाथों में थी। गद्दी पर बैठते ही मीर जाफर का पहला काम था कंपनी और उसके अफसरों को इनाम देना। उसने बंगाल के खजाने से करोड़ों रुपए उन्हें चुकाए। ब्रिटिश इतिहासकारों ने खुद इस बात को माना कि इस तख्ता पलट ने ये साबित कर दिया कि एक क्रांति को अंजाम देना दुनिया का सबसे ज्यादा मुनाफे वाला खेल है। इसके बाद बंगाल को लूटा गया, तब तक जब तक कि वो पूरी तरह से खोखला नहीं हो गया। प्लासी की लड़ाई का असर सिर्फ बंगाल तक नहीं रहा। यहाँ से जो बेहिसाब दौलत लूटी गई, उसी पैसे से पूरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। और यहीं से भारत के ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी का दुखद अध्याय शुरू हुआ। ड्रेन ऑफ वेल्थ की इस थियोरी को समझना बहुत जरूरी है। हुआ ये कि प्लासी के बाद कंपनी ने बंगाल के ही टैक्स के पैसे से भारतीय माल खरीदना शुरू कर दिया और उसे ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया। मतलब भारत को अपनी ही दौलत से खरीदे गए सामान के बदले में कुछ नहीं मिल रहा था। एक तरह से भारत अपने ही उपनिवेशीकरण के लिए पैसा दे रहा था। उस समय के एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन सलिवन ने इस पूरी प्रक्रिया को एक लाइन में क्या खूब समझाया। उन्होंने कहा, हमारा सिस्टम एक स्पंज की तरह है जो गंगा के किनारे से सब कुछ सोखता है और लंदन में टेम्स नदी के किनारे उसे निचोड़ देता है। इससे बेहतर शायद ही कोई इसे समझा पाए। प्लासी वो चिंगारी थी जिसने पूरे भारत में साम्राज्य की आग लगा दी। बंगाल से मिली इसी दौलत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वो ताकत दी जिससे उन्होंने एक एक करके मराठों, मैसूर और सिखों जैसी बड़ी शक्तियों को हराया और पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। तो अगली बार जब भी कॉर्पोरेट पावर और राजनीति की बात हो तो प्लासी की कहानी को जरूर याद रखिएगा। ये हमें सिखाती है कि इतिहास अक्सर वही लोग लिखते हैं जिनके हाथ में पैसा और ताकत होती है। और ये सवाल आज भी उतना ही मौजूद है, क्या भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसी महान सैन्य जीत का नतीजा थी, या फिर ये इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे विनाशकारी हॉस्टाइल कॉर्पोरेट टेकओवर था? इस पर सोचना तो